हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी के अंदर बात की थी कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर हमने देखा था किस तरह से एसिटाइल कोलिन बना, किस तरह से उसका डिग्रेडेशन हुआ। फिर उसके बाद हमने बात की कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। तो मैंने आपको दो तरह के रिसेप्टर्स बताए थे, एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स और एक मस्करिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक दो तरह के थे, NN एंड NM। कहाँ कहाँ होते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। मस्करिनिक 5 तरह के थे, M1 to M5, वो कहाँ कहाँ होते हैं उनकी लोकेशन बता दी थी। और आखिरी में हमने बात की थी लास्ट वीडियो के कि एसिटाइल कोलिन का हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है। तो उसकी एक ट्रिक बनाई थी डम्बल्स करके। D से बना था डायरिया, तो मतलब एसिटाइल कोलिन की वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, तो उस वजह से यहाँ पे वर्ड लिखा है डायरिया। तो डायरिया का मतलब क्या है कि एसिटाइल कोलिन इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। यू से यूरिनेशन, यूरिनेशन का क्या मतलब हुआ, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है एसिटाइल कोलिन। M से मियोसिस, मियोसिस मतलब क्या हुआ, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, क्योंकि जो स्फिंक्टर प्यूपिला मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कौन, एसिटाइल कोलिन। B से ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट को कम करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। एमेसिस मतलब कि वोमिटिंग करवाएगा, वही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाएगा। लैक्राइमेशन, लैक्राइमेशन किस वजह से, क्योंकि ग्लैंड्स से जो सिक्रीशंस होती हैं अलग अलग ग्लैंड से, चाहे वो स्वेट ग्लैंड हो चाहे वो लैक्राइमल ग्लैंड हो, अलग अलग सिक्रीशंस को बढ़ाता है एसिटाइल कोलिन। तो ग्लैंडुलर सिक्रीशन को एसिटाइल कोलिन बढ़ाता है, इस वजह से लैक्राइमेशन। और स्वेटिंग, तो स्वेटिंग को भी बढ़ाता है। तो ये ट्रिक थी डम्बल्स। तो ये तो हमें पता चल गया कि एसिटाइल कोलिन क्या क्या करता है। लेकिन अब हम बात करेंगे ड्रग्स की। कौन से ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स तो जो या तो एसिटाइल कोलिन बढ़ाते हो हमारी बॉडी में, या फिर ऐसे ड्रग्स जो इनडायरेक्टली एक्ट करके एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएंगे। या तो डायरेक्टली बढ़ाएंगे या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या होगा, वो डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। कौन से रिसेप्टर्स, जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे, निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स से। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं। कोलिनर्जिक का मतलब होगा जो एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड है, ठीक है। कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने वाले ड्रग्स को बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक डायरेक्टली एक्टिंग और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब होगा रिसेप्टर पे एगोनिस्ट है। रिसेप्टर एगोनिस्ट का क्या मतलब हुआ, कौन कौन से रिसेप्टर हैं यहाँ पे, एक N रिसेप्टर या फिर M रिसेप्टर। या तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे एगोनिस्ट होंगे या मस्करिनिक रिसेप्टर पे एगोनिस्ट होंगे। और इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले क्या करते हैं, वो करते हैं एंटी कोलिनेस्ट्रेज। एंटी कोलिनेस्ट्रेज का क्या मतलब हुआ, मैंने जब आपको एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन पढ़ाई थी, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम दिखाया था। तो एसिटाइल कोलिन बना था, फिर जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे रिसेप्टर के बजाय अलावा एक एंजाइम भी होता है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ये एंजाइम क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है एसीटेट प्लस कोलिन में, जिससे कोलिन की रीअपटेक हो जाती है। लेकिन अगर हम एसिटाइल कोलिन को बढ़ाना चाहते हैं तो एसिटाइल कोलिन को टूटने से बचा दो। भाई एसिटाइल कोलिन बढ़ाना है, या तो एसिटाइल कोलिन जैसे ड्रग्स दो जो रिसेप्टर पे काम करे, या फिर एसिटाइल कोलिन को बढ़ाने के लिए उसके जो तोड़ने वाला जो सिस्टम था उसको बंद कर दो, जिस वजह से एसिटाइल कोलिन टूटेगा ही नहीं। तो तोड़ने वाले सिस्टम क्या था, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, यही तोड़ता था एसिटाइल कोलिन को। तो अगर हम इस एंजाइम को ही इनिबिट कर देंगे तो एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं तो उसकी जो अमाउंट है रिसेप्टर्स के अराउंड वो बढ़ी रहेगी। तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को इनिबिट करने वाले एंजाइम को हम बोलते हैं एंटी कोलिनेस्ट्रेज। ऐसे ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम था, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, उसको इनिबिट करने वाले ड्रग्स को बोलते हैं एंटी कोलिनेस्ट्रेज। मतलब कोलिनेस्ट्रेज के एंटी हैं, उसके अगेंस्ट है, एंटी कोलिनेस्ट्रेज। तो दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक डायरेक्टली जो रिसेप्टर पे एक्ट करें, दूसरा जो एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएं इनडायरेक्टली एक्ट करके। इनडायरेक्टली कैसे एक्ट करते हैं, वो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं, जिस वजह से उनको बोलते हैं एंटी कोलिनेस्ट्रेज, ठीक है। तो ये दो तरह के ड्रग्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्टली एक्टिंग, फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टली एक्टिंग को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक एस्टर्स होते हैं और एक एल्कलॉइड्स। एस्टर्स का मतलब यहाँ पे है ये सिंथेटिक हैं, ऐसे ड्रग्स जो बनाए गए हैं, और एल्कलॉइड्स ऐसे ड्रग्स जो बने बनाए हैं, बस उनको ऑब्टेन किया गया, जैसे किसी प्लांट से किसी ड्रग को ऑब्टेन किया गया तो उसको हम एल्कलॉइड के अंदर लाएंगे। तो एल्कलॉइड्स नेचुरल और एस्टर्स होते हैं सिंथेटिक। डायरेक्टली एक्टिंग दो तरह के होंगे, एस्टर्स एंड एल्कलॉइड्स। एस्टर्स की बात करें तो एस्टर्स को याद करने का तरीका है MCAB। ये 4 ड्रग्स आएंगे एस्टर्स में। M से बन गया मिथाकोलिन, M से मिथाकोलिन, C से कार्बेकोल, A से एसिटाइल कोलिन और B से बिथेनिकोल। तो एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड है तो या तो कोलिन वर्ड आ रहा है लास्ट में या फिर कोल वर्ड आ रहा है।
तो देखो मिथाकोलिन, कार्बेकोल, एसिटाइल कोलिन और बिथेनिकोल, ये 4 ड्रग्स होते हैं जो सिंथेटिक हैं, एस्टर्स इनमें आते हैं ये वाले। और एल्कलॉइड्स की बात करें तो एल्कलॉइड्स में टोटल 5 ड्रग्स हैं। इसको याद करने का तरीका है एन लैम्प, मेन वर्ड लैम्प है, उसके अलावा एक एन याद करना है, जैसे यहाँ पे मेन वर्ड कैब था, उसके अलावा एक वर्ड एम याद करना था। तो एम कैब तो एस्टर्स में आते थे, और जो एन लैम्प जो न्यूमोनिक है ड्रग्स का, ये आएंगे एल्कलॉइड्स के अंदर। एन से बन गया निकोटीन, एल से लोबेलिन, ए से एरेकोलिन, एम से मस्करीन और पी से पाइलोकार्पिन। अब इनमें से याद मेन जो आपको पक्का रखने हैं, देखो सारे याद हो ना हो, 3 तो पक्का याद होने चाहिए एल्कलॉइड में। कौन कौन से? एक निकोटीन पक्का याद होना चाहिए, एक मस्करीन याद होना चाहिए और एक पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स में आता है। उसके अलावा एस्टर्स में आपको ये चारों ही याद करने हैं, एस्टर्स में चारों याद करने हैं, एम कैप जिसका न्यूमोनिक है, और एल्कलॉइड्स में आपको याद करने हैं ये 5, जिनमें से मेन तो 3 है, बाकी 5 याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एस्टर्स में 4 आए, मिथाकोलिन, कार्बेकोल, एसिटाइल कोलिन और बिथेनिकोल। एल्कलॉइड्स में 5 आए, निकोटीन, लोबेलिन, एरेकोलिन, मस्करीन एंड पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, ये तो आपको पक्का याद होना चाहिए पाइलोकार्पिन। कोई पूछे पाइलोकार्पिन क्या है? डायरेक्टली एक्टिंग एल्कलॉइड है जो कि कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। अब बात करें इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स की। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में आगे बढ़ें तो इसमें आता है एंटी कोलिनेस्टेरेज, ये मैं बता चुका हूँ। मतलब ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं, ये इनहिबिट करेंगे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को। तो माइनस का मतलब है इनहिबिट, किसको करेंगे? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम था उसको इनहिबिट करेंगे एंजाइम, इसलिए इनको बोला है एंटी कोलिन एस्टरेज। अब ये भी फर्दर 2 तरह के होते हैं, एक तो रिवर्सिबली इस एंजाइम को इनहिबिट करे। अब एंजाइम इनहिबिटर 2 तरह के होते हैं, आपको पता है, एक रिवर्सिबली इनहिबिट करने वाले और एक इरिवर्सिबल इनहिबिट करने वाले। रिवर्सिबल इनहिबिट करने वाले में फर्दर 2 तरह के होंगे, एक टर्शरी अमीन और एक क्वाटरनरी अमीन्स। एक होंगे टर्शरी अमीन्स और एक होंगे क्वाटरनरी अमीन्स। टर्शरी अमीन्स मतलब NH3 टाइप, क्वाटरनरी मतलब NH4 पॉजिटिव टाइप। तो ये क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये होंगे लिपिड सॉल्युबल, और ये क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल, क्योंकि इसमें आयन चार्ज प्रेजेंट है तो ये लिपिड सॉल्युबल नहीं हो सकते, ये वाटर सॉल्युबल होंगे। अब लिपिड सॉल्युबल नहीं है मतलब क्या हुआ? क्वाटरनरी अमीन्स आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे, जबकि टर्शरी अमीन आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हैं और लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो मैंने बताया इनडायरेक्टली एक्टिंग 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में मैंने बताया 2 तरह के होंगे, टर्शरी अमीन्स एंड क्वाटरनरी अमीन्स। अब टर्शरी में आपको कौन कौन से याद करने हैं? टर्शरी में आपको नाम याद करने हैं ये 5। फाइसोस्टिगमिन सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्रीन और डोनेपिजिल भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये 2 याद कर सको तो कर लेना। तो टोटल 5 ड्रग्स है टर्शरी अमीन्स में, फाइसोस्टिगमिन, टेक्रीन, डोनेपिजिल, गैलेंटामीन एंड रिवास्टिगमिन। फिर से बताता हूँ, फाइसोस्टिगमिन, टेक्रीन, डोनेपिजिल, गैलेंटामीन एंड रिवास्टिगमिन, ये 5 ड्रग हैं जो टर्शरी अमीन में आते हैं। सबसे मेन है इसमें से फाइसोस्टिगमिन। क्वाटरनरी की बात करें तो क्वाटरनरी में आपके पास आते हैं टोटल 4, जिनमें से आपको याद होने चाहिए पहले 3, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन एंड एड्रोफोनियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वाटरनरी अमीन्स में 4 आएंगे, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम एंड एम्बेनोनियम। पहले 3 पक्का याद होने चाहिए, कौन कौन से? नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन और एड्रोफोनियम पक्का याद होने चाहिए। कन्फ्यूज़न कहाँ आती है वो बताता हूँ मैं आपको। कन्फ्यूज़न आती है फाइसोस्टिगमिन में, नियोस्टिगमिन में और पाइरिडोस्टिगमिन में। सबसे मेन कन्फ्यूज़न आएगी आपको फाइसो और पाइरिडो, ठीक है। अब ये याद रखो, जो नियो मतलब N नया है, ठीक है, नियोस्टिगमिन नया है तो ये आएगा NH4 पॉजिटिव वाले, मतलब क्वाटरनरी अमीन्स में। नया है तो आगे बढ़ गया, थोड़ा क्वाटरनरी में चला गया, टर्शरी से थोड़ा आगे चला गया, तो नियोस्टिगमिन क्वाटरनरी अमीन है, फाइसोस्टिगमिन टर्शरी है और पाइरिडोस्टिगमिन है क्वाटरनरी, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि फाइसो और पाइरिडो एक जैसे लगते हैं कई बार। तो नियो और पाइरिडो एक साथ याद रखना, क्वाटरनरी अमीन्स हैं, और फाइसोस्टिगमिन हमारा टर्शरी अमीन है। तो ये हमारी हो गया रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टेरेजेस, ठीक है। और इरिवर्सिबल में बात करें तो इरिवर्सिबल में हमें 2 पढ़ने हैं, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। इरिवर्सिबल मतलब ये वाले जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं इस एंजाइम को। तो ये जो ड्रग्स है कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, यही इस एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं, और रिवर्सिबल वाले रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। मतलब इनको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है।
तो ये हो गया हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको सारे ड्रग्स बता दिए जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हमें पढ़ने हैं। यही नाम आगे आने वाले हैं। अब एक एक करके सबकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ने वाले हैं एक एक ड्रग की। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनकी, फिर हम बात करेंगे एल्कलॉइड्स में जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनकी। तो पहले एस्टर्स और उसके बाद एल्कलॉइड्स, इस तरह से हम चलेंगे। और इनडायरेक्ट जो एंटीकोलिनेस्टेजेस हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले चलते हैं एस्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उसके अंदर आता है बिथेनिकोल, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो बिथेनिकोल है क्या? सबसे पहले क्लासिफिकेशन याद करो। बिथेनिकोल क्या था? बिथेनिकोल था डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, जो कि एस्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था, मतलब ये सिंथेटिक कंपाउंड है, सिंथेटिक ड्रग है। तो बिथेनिकोल की बात यहाँ पे करें तो बिथेनिकोल क्या है? M3 का एगोनिस्ट है। हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे टोटल 5, M1, M2, M3, M4, M5, तो उसमें ये M3 का एगोनिस्ट है। और M3 कहाँ प्रेजेंट था? याद हो, M1 प्रेजेंट था स्टमक में, M2 प्रेजेंट था हार्ट पे, और M3 प्रेजेंट था रेस्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें हमने पढ़े थे ग्लैंड्स, जिसमें हमने पढ़े थे अलग ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, और उसके अलावा बहुत सारे अदर ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकस के अंदर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन, हर जगह प्रेजेंट है M3 अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर। तो M3 एगोनिस्ट का क्या मतलब है? मतलब M3 को स्टिमुलेट करेगा। और अगर आपको याद हो, M1, M3 और M5 थे एक्साइटेटरी, M1, M3, M5 एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स थे। तो मतलब ये M3 क्या करा रहा था? ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स की। तो M3 स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा क्योंकि एक्साइटेटरी है। कब कराएगा? जब इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा। ठीक है, तो बिथेनिकोल एक M3 का एगोनिस्ट ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन की तरह एक्ट करता है, और M3 के ऊपर जब ये काम करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है स्मूथ मसल्स को। तो बिथेनिकोल M3 एगोनिस्ट है, मतलब एगोनिस्ट को मैं प्लस से दिखाऊंगा, M3 को स्टिमुलेट करेगा, और M3 जब स्टिमुलेट होगा तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो स्मूथ मसल्स में आपको जो मेन यहाँ पे इसका फंक्शन है वो ब्लैडर पे है और एक इंटेस्टाइन पे है। तो अब आप सोचो, जब ये ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, B से बिथेनिकोल, B से ब्लैडर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, B से बिथेनिकोल, B से ब्लैडर पे एक्ट करता है। ब्लैडर पे क्या काम होगा? ब्लैडर को क्या कराएगा? स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। तो जब ये ब्लैडर की जो डेट्रूसर मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तब क्या होगा? ब्लैडर से यूरिन पास होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कराता है डेट्रूसर मसल, जिसके कारण यूरिनेशन होता है। तो कब इसको दे सकते हैं? अब आप खुद सोचो, यूरिनेशन कब करवाना पड़ेगा? ऐसे पेशेंट जिसके अंदर यूरिनेशन नहीं हो रहा, यूरिनरी रिटेंशन हो रखी है, यूरिन पास नहीं हो रहा, उन पेशेंट्स में अगर आप बिथेनिकोल दोगे तो यूरिन ईजिली पास हो जाएगा, क्योंकि बिथेनिकोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। तो इस वजह से हम बिथेनिकोल को देते हैं एज अ ट्रीटमेंट फॉर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन। ऐसा यूरिनरी रिटेंशन जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण नहीं हो रहा, मतलब ना तो यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ना ही यूरेटर कह रहा हूँ, ना यूरिथ्रा में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है, तो यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है फिर भी यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो उसका रीज़न क्या था? कि जो ब्लैडर है वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा बिथेनिकोल, जिसको हम देते हैं ट्रीटमेंट में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, मान लो किसी का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद यूरिन पास नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में इसको देते हैं बिथेनिकोल को। इंटेस्टाइन में इसका यूज़ कब करेंगे? अभी इंटेस्टाइन में भी कब यूज़ करेंगे? जब इंटेस्टाइन से मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो पैरालिटिक इलियस हो गया, पैरालिसिस हो गया इलियम का या फिर कोलोन का, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं बिथेनिकोल। तो ये क्या करेगा? इंटेस्टाइनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाएगा, जिस वजह से इसको हम ट्रीटमेंट में देते हैं पैरालिटिक इलियस या फिर मेगा कोलोन के। तो ये हो गए बिथेनिकोल के दो यूजेस। नेक्स्ट ड्रग चलते हैं पाइलोकार्पिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। पाइलोकार्पिन भी सेम वही कैटेगरी का है, एस्टर्स के अंदर आता है, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स की। सॉरी, एस्टर में नहीं आता, मैंने गलत बोल दिया, एल्कलॉइड्स में आता है, क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, कोई सिंथेटिक नहीं है। तो ये एल्कलॉइड है एक तरह से, क्या ये एल्कलॉइड है, और बिथेनिकोल एक एस्टर था। ठीक है, तो पाइलोकार्पिन कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? नेचुरल ड्रग है, तो ये ऑब्टेन होता है पाइलोकार्पस प्लांट से। ठीक है, इसके दो इफेक्ट होते हैं। लो डोज में तो ये M के ऊपर एक्ट करता है, M रिसेप्टर पे, और M रिसेप्टर पे एक्ट करके क्या करता है? ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन। M2 के ऊपर एक्ट करके क्या करेगा? ब्रेडिकार्डिया, और M3 के ऊपर एक्ट करके ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा? डायलेट। आपको याद होगा M3 ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, तो हाइपोटेंशन कर देगा। ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर कम, हाइपोटेंशन। और हाई डोज में ये M को तो स्टिमुलेट करता है, साथ के साथ निकोटिनिक रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करता है। तो निकोटिनिक स्टिमुलेट होगा तो निकोटिनिक तो पहले ही एक्साइटेटरी होता है, तो वो क्या कर देगा? हार्ट रेट को बढ़ा देगा, टैकीकार्डिया। तो इस तरह से इसके लो डोज में तो सिर्फ M को स्टिमुलेट करता है, और हाई डोज में M और N दोनों को स्टिमुलेट करता है। अब चलते हैं यूजेस ऑफ पाइलोकार्पिन पे। पाइलोकार्पिन को कहाँ कहाँ देते हैं? पाइलोकार्पिन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है टॉपिकल आई ड्रॉप्स।
आई ड्रॉप्स के रूप में इसको देते हैं, 0.5 to 4% कंसनट्रेशन देते हैं इसकी आई ड्रॉप्स के रूप में। मियोटिक एजेंट है। अब आप बोलोगे मियोटिक एजेंट क्यों है भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया एस्टाइलकोलिन के, जब हमने डंबल्स वाली ट्रिक याद की थी, DUM, M से मियोसिस था, तो मतलब जितने भी कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगे वो मियोसिस कोज करेंगे, तो ये भी तो एक कोलिनर्जिक ड्रग ही तो है पाइलोकार्पिन। तो पाइलोकार्पिन को इंपॉर्टेंट यूज़ है मियोटिक एजेंट के रूप में, और ये ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब सबसे पहला ड्रग इसी को मानते हैं जब हम देते हैं किसमें, ओपन एंगल ग्लोकोमा में। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है। ग्लोकोमा क्या होता है, ग्लोकोमा इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने के कारण, आई में जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है जब वो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोकोमा। आगे आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, पूरा ग्लोकोमा पे एक वीडियो बनेगी जिसमें सारे ड्रग्स बताऊंगा। अभी याद रखो ओपन एंगल ग्लोकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है कौन, पाइलोकार्पिन। आई ड्रॉप्स के रूप में इसको देते हैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा क्या क्या होता है वो बताऊंगा बाद में, अभी बस याद रखो। सेकंड, इसको ट्रीटमेंट में देते हैं, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में भी देते हैं इसको। एक्यूट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन अगर होती है ग्लोकोमा में तो उसमें देते हैं ट्रीटमेंट, ना कि ड्रग ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट बोला है मैंने, RX का मतलब है यहाँ पे ट्रीटमेंट, ठीक है। RX जहाँ पे लिखो समझ आना ट्रीटमेंट है, और DOC का मतलब है ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस है ये। नेक्स्ट बात करें, इसका नेक्स्ट यूज़ है, ये आई ड्रॉप्स के रूप में जो जो यूजेस है ना वो बता रहा हूँ। आई ड्रॉप्स के रूप में इसको ओपन एंगल ग्लोकोमा में देते हैं, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में देते हैं, और इसको देते हैं टू रिवर्स द प्यूपिलरी डायलेशन आफ्टर रिफ्रैक्शन टेस्टिंग। जब रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग करते हैं ना तो उस टाइम पे एक मीडिएटिक देते हैं जो मिड्रेसिस करवा देता है, प्यूपिल को डायलेट करवा देता है, जिसके बाद आप देखोगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। जब भी आप मतलब टेस्ट कराओगे ना रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग, तो आई ड्रॉप्स डालते हैं, वो एक मिड्रेटिक डालते हैं जिस वजह से आपको कुछ दिखाई भी नहीं देता, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए हम एक मियोटिक एजेंट दे देंगे, उल्टा काम करवा देंगे। तो पाइलोकार्पिन उस कंडीशन में भी हम देते हैं। उसके अलावा इसको मिड्रिएटिक के साथ अल्टरनेशन में यूज़ किया जाता है आइरिस और लेंस के अंदर एडेशन को तोड़ने के लिए। कई बार क्या होता है ना, आइरिस और लेंस के बीच में एडेशन हो जाता है मिड्रिएटिक के कारण, तो उस कंडीशन में इसको मिड्रिएटिक के साथ दे देते हैं ताकि वो एडेशन जो हो रखा है आइरिस और लेंस में वो टूट जाए। तो ये इसके 4 यूजेज़ हैं टॉपिकल आई ड्रॉप्स के रूप में। नेक्स्ट इसका यूज़ है सलाइवेशन को बढ़ाने के लिए। अरे भाई ये कोलिनर्जिक ड्रग है, मैंने आपको बताया था कोलिनर्जिक ड्रग्स अलग अलग ग्लैंड से सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवेशन को बढ़ा देंगे सलाइवरी ग्लैंड्स पे एक्ट करके। तो इसको हम यूज़ करते हैं सलाइवेशन को बढ़ाने के लिए किस कंडीशन में, अगर किसी को ज़ीरोस्टोमिया हो रखा है, ज़ीरोस्टोमिया मतलब ड्राई माउथ है, उसके मतलब सलाइवा ही नहीं बन रहा, तो उस कंडीशन में हम पाइलोकार्पिन दे सकते हैं उस पेशेंट को। ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, मतलब दे सकते हैं एक तरह से। ड्रग ऑफ चॉइस है ये ओपन एंगल ग्लोकोमा में। कैसे, क्यों, मियोटिक एजेंट है। तो मियोटिक एजेंट याद रखना, सलाइवेशन बढ़ाने के लिए देते हैं, उसके अलावा लैक्राइमेशन भी करवा देता है ये, तो वो सब अभी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पाइलोकार्पिन के साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, पाइलोकार्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका सब कुछ मैं बताऊंगा। तो पाइलोकार्पिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको अब तक पता चल गया कि पाइलोकार्पिन करवा क्या क्या रहा है। पाइलोकार्पिन क्या कर रहा था, मियोटिक एजेंट, तो प्यूपिल को क्या करा देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। और प्यूपिल अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई प्यूपिल की तो उस वजह से विजुअल एक्विटी जो है वो कम हो जाएगी। तो साइड इफेक्ट है पाइलोकार्पिन का, विजुअल एक्विटी को कम करता है। पाइलोकार्पिन विजुअल एक्विटी को कम करता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल करा के, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। उसके अलावा मैंने बताया था कि पाइलोकार्पिन कोलिनर्जिक ड्रग है तो अलग अलग सिक्रीशंस को बढ़ाता है, तो ये लैक्राइमेशन को बढ़ा देता है और जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है उसकी स्टिनोसिस करवा देता है, मतलब उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, उसके ल्यूमन को कम कर देता है, जिस वजह से जो है क्राइंग होती है, मतलब आंसू आते हैं जिस वजह से। तो पाइलोकार्पिन का एक साइड इफेक्ट हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल के कारण विजुअल एक्विटी कम करना। दूसरा साइड इफेक्ट है ये क्राइंग करवाता है, यूफोरा करवाता है, किस वजह से, लैक्राइमेशन को बढ़ा रहा है, तो एक साइड इफेक्ट हो गया ये। बेफालतू में कोई बंदा रो रहा है तो साइड इफेक्ट में गिनेंगे ना उसको। उसके अलावा ये सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के सीलियरी स्पैज्म करवा देता है। तो ये सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है क्योंकि सीलियरी मसल्स पे भी M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है ना तो उस वजह से पेन होता है और स्टिंगिंग सेंसेशन होती है। तो ये सीलियरी स्पैज्म करवा के पेन एंड स्टिंगिंग सेंसेशन कोज करता है कौन, पाइलोकार्पिन। नेक्स्ट इसके कुछ सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स हैं। सिस्टेमिक मतलब ये तो हमने आई वाले बात की ना, आई ड्रॉप के रूप में अगर दिया तो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, क्राइंग करवाएगा, सीलियरी स्पैज्म, ये तो आई ड्रॉप्स के रूप में है। अगर मान लो इसको सिस्टेमिक यूज़ किया अगर हमने और किसी तरीके से पाइलोकार्पिन दिया, आई ड्रॉप्स के अलावा मान लो टैबलेट दे दी इसकी पाइलोकार्पिन की, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, तो उस कंडीशन में जितने भी कोलिनर्जिक एस्टाइलकोलिन के जो जो इफेक्ट्स थे वो लेके आएगा। ये कोलिनर्जिक ड्रग है तो ब्रेडिकार्डिया कोज कर देगा,
डायरिया कोज कर देगा, ब्रोंकोस्पैज्म कोज कर देगा। जो भी डंबल्स में पढ़ा था ना ट्रिक में, DUMBELS जो पढ़ा था हमने सारी ट्रिक, जो एसिटाइलकोलिन करवाता है वो सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हम लिख सकते हैं। ब्रैडिकार्डिया, डायरिया, वोमिटिंग, ब्रोंकोस्पैज्म सब कुछ इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गए इसके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स। तो हमने बात की पाइलोकार्पिन के यूजेस की, पाइलोकार्पिन के साइड इफ़ेक्ट्स की, बिथेनिकोल के बारे में हमने पढ़ा, और उससे पहले हमने सारे ड्रग्स के नाम पढ़े थे, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग सब कुछ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्दर किसके बारे में, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। थैंक यू।